रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, देयर आर टू ऑप्शन, वन इज वॉलेंट्री कैंसिलेशन एंड स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन। स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन के अंदर होता है व्हेन असेसिंग ऑफिसर आइडेंटिफाई करता है कि आप अनऑथराइज्ड टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, if I am not a registered person, ठीक है, and I am collecting taxes in the form of GST. For example, if I have a restaurant business, because I have seen this case, I went to Kullu, तो वहां पे देखा कि एक रेस्टोरेंट वाला था छोटा सा, और ही वॉज चार्जिंग जीएसटी ऑन इनवॉइसेस, ठीक है। तो बट ही वॉज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, उसने इनवॉइस के अंदर कहीं अपना जीएसटी नंबर मेंशन नहीं किया हुआ था। तो ये वाला जो केस है वो स्यू मोटर रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है। अगर ऑफिसर ऐसे आइडेंटिफाई कर लेता है तो यहाँ पे जो ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर है, वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता है जब आप अनऑथराइज टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल टुडे आई टुक अ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मेरा 6 मंथ बिजनेस चला और उसके बाद मेरा बिजनेस है वो नहीं चल रहा है, आई एम मेकिंग लॉसेस एंड लॉसेस, सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, अब मैं अपना जो बिजनेस है वो शट डाउन कर देती हूँ। तो मैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकती हूँ, बट दे हैव, ठीक है, तो मैं उस केस के अंदर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए जा सकती हूँ। बट देयर वॉज अ वन प्रॉब्लम। जैसे कि क्या होता था कि अगर मैंने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था, ठीक है, मेरा जो टर्नओवर था बिजनेस का, वो मेरा 20 लाख या 40 लाख एक्सीड नहीं कर रहा था। मेरा जैसे कि 39 लाख था इन जनरल कैटेगरी से, तभी मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब क्या हुआ, वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कहलाता है। अब मुझे कैंसिल करना है, तो 1 साल तक मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकती थी, वो मुझे 1 साल तक चलाना था। लेकिन अभी इन्होंने फाइनेंस बिल 2020 जो आया है वहां पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि इफ यू हैव टू वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, सो यू मे कैंसिल योर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन बिफोर 1 ईयर, तो आपको 1 ईयर तक एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन एक बार आप ऋषिका चेक कर लीजिए, है ना, मैंने डेफिनेशंस का वो शेयर किया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, यू मे आस्क मी। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आप एक बार देख लीजिएगा। रिवोकेशन है जब आप रिवॉक करते हैं कि आपको लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, असेसिंग ऑफिसर से कोई मिस्टेक हुई है, तब आप उसको रिवॉक कर सकते हैं। रिवॉक करने की कंडीशन क्या है, वो भी इसमें आई हैव मेंशन की वेरीफाइंग रिपोर्ट अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफ शैल हैव टू बी अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन 15 वर्किंग डेज, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू go with the registration. You need to remember the condition, who is liable for the registration, compulsory registration you need to check. You just need to remember the form name, and you need to remember the time limits, ठीक है। OIDR सर्विसेज क्या होती हैं बेसिकली, जैसे कि आप जो आइल्स पे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक जैसे कि अभी आई एम टीचिंग हूँ, तो दिस इज नॉट OIDR, ठीक है। बट आप ऑनलाइन सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे सॉन्ग्स डाउनलोड करना हो गया, मूवी डाउनलोड करना हो गया, ये सारा आपका ऑनलाइन OIDR सर्विसेज के अंदर आता है। एंड यू कैन चेक OIDR सर्विसेज इन डेफिनेशंस, ठीक है, तो देयर यू विल गेट इट। So I have mentioned the forms over here also, so you can just go through it. Okay. रजिस्ट्रेशन आपका बहुत बिग चैप्टर है, ठीक है, सो आई हैव जस्ट कवर इट विद इन अ हाफ एन आवर। सो ऐसे कोई डिफरेंटली उन्होंने मेंशन नहीं किया कि रजिस्ट्रेशन कितने मार्क्स का आएगा। तो जो ओवरऑल वेटेज है आपकी जीएसटी की इज मोर एंड कस्टम्स का छोटा सा है ना, तो दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन जीएसटी। कस्टम्स तो हमारा कल भी कवर हो जाएगा 1 आवर के अंदर, इट हार्डली टेक्स 1 आवर। बट रजिस्ट्रेशन के अंदर सेक्शंस बहुत सारे हैं। और अब हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आई नीड वन पेन नंबर, और जो हमारा पेन नंबर चाहिए होता है, ईमेल आईडी चाहिए होती है, मोबाइल नंबर चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है। पार्टनरशिप डीड में अगर है, आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड चाहिए होती है, ठीक है। फोटोग्राफ्स चाहिए होती है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बेसिकली चाहिए होते हैं। और जो जीएसटी नंबर हमारा आता है वो 15 डिजिट्स का होता है। तो जस्ट एक बार गो थ्रू है, दे में आस्क मी सम MCQ कि जीएसटी नंबर कितने नंबर्स का होता है और उसके अंदर क्या क्या होता है, तो जस्ट नीड टू नो। तो फर्स्ट जो डिजिट्स होते हैं उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, देन 10 अपने पेन नंबर के होते हैं,
जो नेक्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं वो आपका एंटिटी कोड होते हैं, एंड नेक्स्ट जो 2 डिजिट्स होते हैं वो हमारा चेक कोड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन में ज्यादा नहीं है, अगर इसमें इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क मी। Question deemed registration. What does GST REG 3 and 4 stands for? अच्छा, you are talking about forms. RG 3 and 4 बेसिकली बिलोंग्स कि जब आपको क्वेरी रेज कर दिया जाता है बाय असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, सो यू हैव टू रिप्लाई इन RG 3 और उसके बाद अगेन वो कुछ क्वेरी आपको रिवर्ट करते तो 4 में रिवर्ट करते हैं। इट्स समथिंग लाइक दिस, इस तरीके के फॉर्म्स हैं। वर्टिकल बिजनेस में सेम पेन नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैम, हाउ टू टेक रजिस्ट्रेशन इन डिस्टिंक्ट पर्सन? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्टिंक्ट पर्सन है, दैट मीन यू आर डिफरेंट आइडेंटिटी। सो उस केस के अंदर आपको डिफरेंट आइडेंटिटी कंसीडर करते हैं। जैसे कि आपने भी चंडीगढ़ के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ठीक है, और आपकी जो सेम ब्रांच है, आपने क्या कर रखा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है यहाँ दिल्ली के अंदर, ठीक है, मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब मैंने जो अपनी ब्रांच ओपन करी है वो मैंने कहाँ करी है, गुड़गांव में करी है, ठीक है। तो वो मेरे लिए जो दिल्ली में ब्रांच ओपन हुई है, जो गुड़गांव की ब्रांच है, वी आर बोथ डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। हाँ जी, जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वो RG04 में दिया जाता है, ठीक है। तो देयर आई हैव मेंशन द डिटेल्स, यू जस्ट कैन वंस गो थ्रू विद दैट। अभी आपको इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का शेयर कंटेंट हो रहा है, कंटेंट शेयर हो रहा है। जस्ट रिप्लाई मी इफ यू कैन सी यस, ठीक है, राइट। तो अभी यहाँ से हम इनवॉइसेस ले लेते हैं। टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्शन कवर करते हैं, सेक्शन 31 से लेके 34 तक आपके टैक्स इनवॉइसेस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट और प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के रिगार्डिंग है। इससे जो रूल रिलेटेड हैं वो हमारे हैं रूल 46 से रूल लेके रूल 55A तक, ठीक है। तो आई हैव टू मेंशन इन वेरी मच इन डिटेल, सो आई विल नॉट टेक ऑल। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा करके आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सो टैक्स इनवॉइसेस के रिगार्डिंग क्या है, हु कैन रेज द टैक्स इनवॉइसेस? My question, who can generate or raise the tax invoices? Is there any particular format of tax invoices? When can we issue the tax invoices? तो ये इसके जनरली क्वेश्चंस बनते हैं which may be asked, है ना। So जो tax invoices है that can be raised or generated by the only by the registered person, yes, who took the registration in GST, only that person can raise the tax invoices, right, ठीक है। When can be issued? तो सर्विसेज के लिए भी है और गुड्स के लिए भी है। सो इट्स अ टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज। जब भी आपने सप्लाई कर दिया उसके विद इन 30 डेज यू नीड टू रेज द टैक्स इनवॉइस। और एक क्वेश्चन और पूछा था, व्हाट आई हैव आस्क्ड, रेज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, राइट, टाइम लिमिट है। टैक्स इनवॉइस फॉर्मेट इज डिफाइंड, राइट। तो टैक्स इनवॉइस का जो फॉर्मेट है इट्स नॉट डिफाइंड, आप कैसे भी बना सकते हैं। जस्ट GST काउंसिल ने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं दैट शुड बी कवर्ड इन योर इनवॉइस। सो एनी फॉर्मेट यू कैन यूटिलाइज, you can use, but there must be those important point like yes, mandatory points they have mentioned but some are mandatory, वो किसी और चीज के लिए दैट आई विल आल्सो डिस्कस, ठीक है। सो देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट, आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, बट उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई है कि लाइक GST नंबर मेंशन हो, इनवॉइस नंबर मेंशन हो, डेट मेंशन हो, टैक्सेस आपने मेंशन किए हो, गुड्स का नेम मेंशन किया हो, क्वांटिटी मेंशन हो, ये GST नंबर मेंशन हो। तो बस उन्होंने जो रूल्स के अंदर आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है, कि इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से होना चाहिए।
HSN मेंशन हो, HSN कैसे मेंशन होगा, वो जो मैंने आपसे डिस्कस किया था इन आवर फर्स्ट क्लास, है ना, कि 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 0 होगा, फिर अप टू 5 करोड़ है तो 2 डिजिट होगा, फिर 4 डिजिट होगा, इफ यू आर मेकिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट तो हाँ जी वो उसके अकॉर्डिंग होगा। यस यस, आई विल कवर कस्टम लॉ ऑल्सो, ठीक है, तो टुमारो वी विल डिस्कस कस्टम्स, ठीक है। So that is why today I am taking very fast. Now, okay. तो यहाँ पे क्या है कि we have tax invoice that is issued by the registered person. So there is one bill of supply. What is bill of supply? Anyone wants to reply? What is bill of supply? Delivery challan. Bill of supply issued by the composite dealer invoice basically issued by unregistered person. Okay. ठीक है। सो बिल ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या होता है कि बिल ऑफ सप्लाई जब आप टैक्स नहीं डिडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उस केस के अंदर आपको जो इनवॉइस इशू करना है दैट विल बी योर बिल ऑफ सप्लाई एंड विच इज इशूड बाय द कॉम्पोजिट डीलर, ठीक है। नाउ अभी जैसे हाँ जी ओनली मटेरियल बिल्स, आई एम नॉट गेटिंग दिस। तो अभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सप्लाइंग taxable goods as well as exempted goods, I have took registration, normal registration में मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है जीएसटी में, and I'm supplying taxable goods and exempt goods also, ठीक है। So I need to issue a separate bill, invoice and bill of supply, or both together I can issue? बोथ टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इफ आई एम सप्लाइंग टैक्सेबल प्रोडक्ट्स एज वेल एज एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट्स आल्सो, ठीक है, सो आई डोंट नीड टू इशू सेपरेट बिल्स फॉर द प्रोडक्ट। सो इन इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई आई कैन इशू, इन दैट आई जस्ट नीड टू मेंशन द प्रोडक्ट्स नेम, द क्वांटिटी, और मैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसी टाइप के वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ डिलीवरी चालान क्या होता है, व्हेन आई एम सेंडिंग गुड्स टू जॉब वर्कर, ठीक है, तो मुझे क्या, क्योंकि इस केस के अंदर मैं इनवॉइस नहीं इशू कर रही, बट आई नीड वन वैलिड डॉक्यूमेंट कि व्हाई आई एम सेंडिंग गुड्स टू द जॉब वर्कर, तो इन दैट केस आई विल issue delivery challan. So bill of supply not show the taxes, yes, that is why composition में and exempted के केस में भी bill of supply बनता है, right, ठीक है। तो ये exactly, so I have just discussed tax invoice, bill of supply, delivery challan. So bill of supplier and tax invoice जो है उनके same contents हैं, so there is no prescribed format, ठीक है, बट जो जो condition they have told कि ये सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए तो वो सब कुछ सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रिसीप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर एंड पेमेंट वाउचर, ठीक है। तो रिसीप्ट वाउचर वाउचर जो है वो कब इशू किया जाता है, रिफंड वाउचर कब इशू किया जाता है, एंड पेमेंट वाउचर कब इशू किया जाता है? एनीवन वांट्स टू टेल व्हाट इज रिसीप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर एंड पेमेंट वाउचर? नो। रिसीप्ट वाउचर ऑफ एडवांस पेमेंट, ठीक है, राइट, वेरी नाइस लोकेश, राइट, ग्रेट। रिफंड वाउचर, चलो आई विल मेक इट क्लियर। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ वाउचर्स, ठीक है, रिफंड रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर एंड पेमेंट वाउचर। रिसीट वाउचर आपको याद रखना है कब इशू किया जाता है, व्हेन सप्लायर रिसीव एडवांस, व्हेन सप्लायर रिसीव्स एडवांस, उसको कोई डॉक्यूमेंट इशू करके देना है कि आई हैव रिसीव एडवांस ऑफ रुपीज 1 लाख और 2 लाख और 10,000, तो वो किस में उसको देगा डॉक्यूमेंट को, रिसीट वाउचर में, ठीक है। तो उसके लिए भी दे हैव मेंशन द कंटेंट, देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट, राइट। तो रिसीट वाउचर इशू किया जाता है व्हेन द सप्लायर रिसीव द एडवांस, सेकंड। उसके बाद आता है रिफंड वाउचर। अब क्या हुआ कि जिस सप्लाई के अगेंस्ट आई हैव रिसीव द एडवांस, है ना, वो सप्लाई नहीं हुई है, जैसे भी कोविड 19 के दौर के अंदर हुआ कि काफी सप्लाईज ने एडवांसेस ले रखे थे, बट ड्यू टू लॉकडाउन वो डिलीवर नहीं कर पाए अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो उन लोगों ने पहले रिसीट वाउचर इशू किया होगा कि मैंने आपसे 10,000 रुपीज लिए हैं और मैं आपको ये गुड्स या प्रोडक्ट जो है
वो डिलीवर कर दूंगा, बट लॉकडाउन हो गया तो उन लोगों ने सर्विस या प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो अब क्या है, उन्हें के इशू करना पड़ा रिफंड वाउचर, ठीक है, कि जो आपके 10,000 मैंने इन सप्लाईज के अगेंस्ट लिए थे, और वो मैं अब आपको रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं सप्लाई आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिफंड वाउचर तब इशू किया जाता है। और उसके बाद है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर कब इशू किया जाता है, किसी ने रिप्लाई किया? पेमेंट वाउचर, पहले हमारा क्लॉज होता था अनरजिस्टर्ड, जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 था, है ना, उसके अंदर था कि अगर आप 5,000 तक की सप्लाई कर रहे हैं, और जो आरसीएम के अंदर फॉल करती थी, है ना, उसके अंदर क्या था कि आरसीएम वाला जो पर्सन होता था, अगर रजिस्टर्ड पर्सन, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई दे रहा था रजिस्टर्ड पर्सन को, ये आरसीएम में फॉल करता था, तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ता था। तो उस केस के अंदर क्या होता था कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो खुद से ही अपने आप को इनवॉइस जनरेट करता था, ठीक है। तो सप्लायर उस केस के अंदर इनवॉइस तो जनरेट कर नहीं सकता था क्योंकि वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। तो जो रेसिपिएंट होता था गुड्स एंड सर्विसेज का, वही अपने आप को इनवॉइस जनरेट करता था। तो वो जो अपने आप को इनवॉइस जनरेट करता था उसे हम बोलते थे पेमेंट वाउचर, ठीक है। तो ये वो वाला पेमेंट वाउचर है। तो ये जो रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर है, इनका अपना रोल है। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो वी नीड टू मेंशन रिसीट, पेमेंट एंड रिफंड वाउचर। पेमेंट वाउचर, आई नीड टू रिपीट इट अगेन, ओके। पेमेंट वाउचर में क्या होता है कि जब गुड्स सप्लाई किए जाते हैं बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, देयर वाज अ क्लॉज कि रजिस्टर्ड पर्सन विल रेज द इनवॉइस टू हिमसेल्फ, ठीक है। वो खुद को ही इनवॉइस रेज करेगा। तो इनवॉइस खुद को रेज करेगा, वो किस तरीके से करेगा, इन अ पेमेंट वाउचर में, ठीक है। तो वो एक पेमेंट वाउचर इशू करता था, और उसी को हम इनवॉइस भी बोलते थे और उसी को हम पेमेंट वाउचर भी बोलते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली वही था। So that is okay. Okay, now left only debit and credit notes. ठीक है। I'll just check it. अभी कुछ और तो नहीं रह गया इससे रिलेटेड। तो अभी ये है कि आपको कब इशू करनी है, तो जब भी रिमूवल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई टू द रेसिपिएंट हो रहा है तब करनी है। जब आप डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं तब आपको इनवॉइसेस इशू करनी है। तो कब इसकी टाइम लिमिट है? अच्छा, सिर्फ यहाँ पे वो जो है अपनी बैंकिंग कंपनीज है उनके लिए 45 डेज का टाइम पीरियड है, बाकी नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 30 डेज का टाइम पीरियड है। जस्ट दैट यू नीड टू रिमेम्बर, है ना। एक ये वाला क्लॉज आप देख लीजिएगा कि अगर आपकी जो गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू लेस देन 200 रुपीज है, देन आपको इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दे हैव मेंशन कि इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन तो आप टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। अभी क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स में थोड़ी देर में लेती हूँ। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, एक्सप्लेन मैम। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के अंदर क्या होता है, सेक्शन 31 सबसेक्शन 7, अभी मैं चेक कर लेती हूँ। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के अंदर क्या होता है कि लाइक आई एम इनटू अ एग्रीमेंट, ठीक है, जैसे मैं पावर कंपनी का एग्रीमेंट लेती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप हमें पावर हाउस, कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आप मुझे बना के दीजिए पावर हाउस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा 4 इयर्स तक, 3 इयर्स तक या 2 इयर्स तक चलेगा। उस केस के अंदर क्या होता है कि मैं बिल जनरेट करती रहती हूँ, कॉन्टिन्यूस सप्लाई मेरी हो रही है, वो मुझे काम करके दे रहे हैं, और मैं क्या करती हूँ, स्टेटमेंट जनरेट करती रहती हूँ। जिनका सर्टिफाइड इंजीनियर होता है वो क्या करता है कि मुझे दे देता है कि इतना वर्क सर्टिफाइड हो गया, इसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट करवा लीजिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्ट जो भी मैं स्टेटमेंट जनरेट कर रही हूँ, चाहे मैं मंथली स्टेटमेंट जनरेट कर रही हूँ या मैं क्वार्टरली स्टेटमेंट जनरेट कर रही हूँ पेमेंट्स के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो रखा है और मैं आपको ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ बिल्स जो जनरेट करके दे रही हूँ उसे हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। सो मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस इज वेरी क्लियर। गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट फॉर्म्स में आप बनाते हैं ओरिजिनल, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। जो डुप्लीकेट है वो ट्रांसपोर्टर को जाती है, जो ओरिजिनल होती है वो रिसिपिएंट रखता है, और जो ट्रिप्लीकेट कॉपी होती है वो सप्लायर रखता है। बट इन केस ऑफ सर्विसेज ओनली ओरिजिनल और आपके पास डुप्लीकेट होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपोर्टर का कोई रोल नहीं होता है। तो सीरियल नंबर, दिस इज वेरी
ऑब्वियस है, इट जस्ट गो थ्रू विद दिस। अभी जो इनवॉइसेस के अंदर चेंजेस आने हैं दैट इज रिलेटेड टू हमारा ई इनवॉइसेस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो अभी आए नहीं हैं, बट जस्ट दे हैव इशू द सर्कुलर सॉर्ट ऑफ, फाइनेंस विल आई थिंक सो, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ही आया है। मैम एग्जाम में एग्जाम्पशन स्कोर करने का आइडिया, यू नीड टू जस्ट प्रिपेयर योर एमसीक्यूज, एमसीक्यूज विल हेल्प यू। बिल ऑफ सप्लाईज इज ओके। Okay, this is revised invoice. So this is little bit important. So in GST, there is no provision of revised return and revised invoice. ठीक है। रिवाइज रिटर्न पहले हमारे जैसे डीटी में भी, डायरेक्ट टैक्सेशन में भी होता है कि हमने पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, उसके बाद आई हैव आइडेंटिफाई कि देयर इज सम मिस्टेक, सो व्हाट आई डू अगेन, आई यूज टू फाइल द रिटर्न। ये रिवाइज रिटर्न होता है, बट इन जीएसटी देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिवाइज रिटर्न। इफ आई हैव फाइल रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है, एंड आई फाउंड लेटर ऑन, आई फाउंड कि देयर इज सम प्रॉब्लम, आई हैव मेंशन्ड रॉन्गली, ठीक है, तो आई कांट रिवाइज इट इन द मंथ ऑफ जून, आई हैव टू वेट टिल जुलाई, ठीक है। और जो करेक्शन है वो मैं करूंगी तो उसके साथ जो भी मेरा इंटरेस्ट पेनल्टी फी बनता है दैट आई नीड टू पे। सेकंड, रिवाइज इनवॉइस। रिवाइज इनवॉइस से व्हाट डू यू मीन बाय रिवाइज इनवॉइस इन जर्नली, इफ यू नो, जस्ट रिप्लाई मी इफ यू नो। आई एम जस्ट वेटिंग। नो, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर रिवाइज इनवॉइस का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि इफ यू हैव रेज द इनवॉइसेस then there is some mistake in the quantity, in description of the good, or in tax amount, or in the value of amount, so you will just revise the invoice. So you have option, you have to cancel the invoice, okay, and you have to keep in records, and you have to mention that cancellation, जो cancellation invoices का detail है, you have to mention in return while filing the return, you need to submit, ठीक है। So it is very important, if you are canceling any invoices, any debit note, credit note, bill of supply, you need to, yes, you have to file in records for a back period. In GST or under 9A, we can do amendments. No, amendment is like 9A में तो obviously you can do, this is annual return, but there will be a difference in GST1 and GM 9A में। तो यहाँ पे अमेंडमेंट जैसा वही मैं बता रही हूँ कि देर इज नो प्रोविजन लाइक अमेंडमेंट ऑफ GSTR1 इफ यू हैव फाइल्ड GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ जून, इफ देर इज एनी करेक्शन है ना आफ्टर फाइलिंग, you find कि oh there is some mistake, so you can't amend, you can't rectify, you can't file the revised return, you have to wait till the next period, ठीक है। Okay, so revised return I have received by Lalit Sharma for the back period। अब इसके अंदर क्या होता है, there I have mentioned in blue color, just you need to remember this, that's it, इसके सिवा कुछ और याद मत रखना रिवाइज रिटर्न्स के रिगार्डिंग। every registered person who has been granted registration, रजिस्टर जो पर्सन है उसको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है with effect from the date earlier than the date of issuance of certificate of registration। इसमें क्या होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसीव होने में और रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने में थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा गैप आ जाता है, उस बीच, उस ड्यूरेशन के अंदर आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस एंड आई स्टार्टेड सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड के लिए जो अभी मैंने ऐसी कोई भी इनवॉइस इशू कर दी, ठीक है, बट वंस आई विल गेट द रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मुझे रिवाइज रिटर्न जो है वो इशू करनी होती है, ठीक है। जो ऑलरेडी मैं इशू कर चुकी हूँ उसके लिए मुझे रिवाइज रिटर्न इशू करनी होती है, जिसके अंदर मैं फिर अकॉर्डिंग टू पूरा जीएसटी नंबर एंड ऑल डाल के मैं दिखाऊंगी। और ये जो रिवाइज रिटर्न में इशू कर रही हूँ फॉर द पीरियड, ये मैं एक पूरा जो हम कंबाइंड रिटर्न, कंबाइंड इनवॉइस बनाते हैं उसके लिए भी हम इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ओके। Okay, like this, I have asked ना कि is there any particular format for invoices? So there is no particular format। like जैसे के लिए जब आप सिनेमा के लिए जाते हैं और जब आप कभी
My audio and video is clear to you? I just lost the internet connection. Now it is okay, है ना? Yes, okay, okay, okay. Just give me 1 minute. Content share हो रहा है अभी? No, content share नहीं हो रहा है. Just give me 1 minute. I'll just share it. ओके, अभी जब तक वो ऑप्शन थोड़ा टैब जो है वो एक्टिव हो जाते हैं फिर मैं शेयर करती हूँ. मीनवाइल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना? हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है डेबिट नोट्स के अंदर कि मैंने जो इनवॉइस रेज किया वो मैंने 10,000 का रेज किया. एंड जो वैल्यू थी गुड्स की वो एक्चुअली 15,000 थी और मैंने उसके अगेंस्ट सप्लाई भी कर दिया. ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या है कि जो अब इनवॉइस है वो मैं कैंसिल नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या रहेगा कि मुझे एक डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव मेंशन where a tax invoice has been issued for a supply of any goods or services or both, and the tax value or tax charge in the tax invoice is found to be less. या तो मैंने टैक्सेबल वैल्यू कम दिखा दी है जितनी ओरिजिनल से होनी चाहिए थी. जो मेरे गुड्स की वैल्यू थी वो 15,000 थी लेकिन बाय मिस्टेक मैंने अपनी इनवॉइस के अंदर वो 10,000 दिखा दी है. टैक्स रेट था मुझे 28% दिखाना था बट आई हैव मेंशन ओनली 12%. ठीक है, तब मैं डेबिट नोट इशू कर सकती हूँ. इज इन द टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई. तो जो रजिस्टर पर्सन है, सप्लायर है, वो क्या करेगा रेसिपिएंट को एक डेबिट नोट इशू करके देगा. एम आई क्लियर ऑन दिस? कंटेंट शेयर नहीं हो पा रहा है. शेयर, है ना? तो क्रेडिट नोट के अंदर क्या होता है इसका ऑपोजिट हो जाता है कि मेरी वैल्यू होनी थी फॉर एग्जांपल रिपीट अगेन मैम. ओके, डेबिट नोट्स के अंदर क्या होता है कि इफ आई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज 15,000. ठीक है, बट मिस्टेकनली आई हैव मेंशन 10,000 इन इनवॉइस. राइट, वन केस. सेकेंड केस इज व्हाट the tax rate I need to charge that was 28%. बट आई हैव चार्ज ओनली 12%. ठीक है, तो उस केस के अंदर आई नीड सप्लायर नीड्स टू इशू डेबिट नोट. व्हाट इज द रोल ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इन आईटीसी? सो डेबिट रोल का रोल ये रहता है, you have section 16 subsection 2 के अंदर there was a condition I think so clause B कि there we have in clause they have mentioned कि इनवॉइस होनी चाहिए एंड आपके पास डेबिट क्रेडिट नोट्स होने चाहिए, है ना? तो व्हाट इज द रीजन आपके पास यू शुड हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स कि अर्लियर व्हाट हैपेंड कि यू नीड टू चार्ज 28% बट यू हैव चार्ज ओनली 12%. सो यू विल गेट ओनली जो आईटीसी है वो आपको कितना 12% के अगेंस्ट मिलेगा बट आपको चार्ज कितना करना था 28%. तो वहां पे जैसे इनवॉइस का अपना वैलिडिटी है इन अ सेम मैनर डेबिट क्रेडिट नोट का भी अपना वैलिडिटी है टू अवेल आईटीसी. राइट, इफ यू आर नॉट हैविंग डेबिट नोट देन यू विल कांट अवेल आईटीसी ऑन दैट प्रोडक्ट और जो भी आपकी ट्रांजेक्शन रहती है उस पर आप अवेल नहीं कर सकते. क्रेडिट नोट के अंदर इसका रिवर्स होता है. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है आपने ज्यादा वैल्यू शो कर दी, जितना आपने शो करना था उससे ज्यादा आपने शो कर दिया. जैसे कि मैंने एक सामान सोल्ड किया, आई एम द सप्लायर, मैंने आपको एक सामान सोल्ड किया एंड आई हैव चार्ज 5,000 रुपीज. ठीक है, बट द वैल्यू ऑफ द गुड वॉज ओनली 3,000 रुपीज. ठीक, एक केस तो मैंने जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे ज्यादा मेंशन कर दी है. दूसरा केस क्या हो सकता है इसके अंदर, मैंने टैक्स रेट जो है वो ज्यादा दिखा दिया. क्या दिखा दिया कि मुझे 12% चार्ज करना था बट मैंने 18 या 28% चार्ज कर दिया. ठीक है, या जो गुड्स मैंने आपको सप्लाई किए थे वो मुझे रिटर्न आ गए हैं.
तो इन केसेस के अंदर जो है हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं, right? So where a tax invoice has been issued for a supply of any goods or services or both, and the taxable value or tax charged in the tax invoice is found to be exceeded the taxable value, point one, और टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, ज्यादा टैक्स पे कर दिया करवा दिया है मैंने इनवॉइस के अंदर, ज्यादा टैक्स दिखा दिया, पॉइंट नंबर टू, where the goods supplies are returned by the recipient, where the goods and services of both supplier found to be deficient, the registered person will issue a credit note. Am I clear on this now? डेबिट एंड क्रेडिट नोट क्लियर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। एक मिनट, जैसे कंटेंट शेयर नहीं हो रहा, लेट मी टॉक, है ना, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। अगेन कनेक्शन लॉस, नहीं अब तो मेरे नेटवर्क पूरा है, जस्ट शेयर कंटेंट करना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, और इसका जो शेयर कंटेंट का टैब है वो मेरा एक्टिव नहीं है, वो एक बार थोड़ा सा देखिए आप। नाउ इट्स ओके, थैंक यू विशाल। सो टुडे आई हैव कवर्ड, नाउ है ना, शेयर हो रहा है, नहीं नहीं। So today we have discussed ITC, valuation rules, and registrations, invoice, debit note, credit notes, ठीक है, that we have discussed. So अभी एक मैं और टॉपिक पिक कर लेती हूँ। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पिक कर लेते हैं। TDS and TCS, ई-वे बिल, ओके। सो आई वाज प्लानिंग एक्चुअली कि टीडीएस टीसीएस भी मैं पिक कर लेती हूँ। जो टीडीएस टीसीएस ई-वे बिल एंड रिटर्न्स हैं, थोड़े से लेंथी प्रोसेस हैं, तो आई वांट टू डिस्कस इट टुमारो विद अ फ्रेश माइंड, है ना, क्योंकि भी अपने आईटीसी डिस्कस किया, रजिस्ट्रेशन किया, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। सो अभी आई जस्ट वांट टू टेक इजी इजी वाले टॉपिक्स, लाइक आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट्स हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, एंड असेसमेंट। If you guys interested, so I can take these four topics, and the place of supply of services outside India. These five topics I want to discuss with you, है ना, that is okay. So these topics are very easy and very, तो मतलब आपको बहुत सिंपल रहेगा, है ना, ज्यादा आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा। Just let me share the slide with you. अब शो हो रहा है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का पीपीटी, अब आपको शो हो रहा है, ललित, हाँ ललित, ऑडियो वीडियो पीपीटी ऑल क्लियर, क्लियर, डन। जो आपका सेक्शन 35 है एंड 36, दैट बिलोंग्स टू योर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, दैट्स इट, ठीक है। उसके साथ उनके कुछ रूल्स हैं, रूल नंबर 52, रूल नंबर 56 एंड रूल नंबर 57। सो सेक्शन 35 एंड 36
एंड रूल्स 56, 57 एंड 58, दैट्स इट। आपको सिर्फ ये 5 चीजें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के अंदर याद रखनी है। तो सबसे पहले अभी जैसे हम लास्ट अभी वी वर वर्किंग है ना, तो समवन आस्क मी कि मैम गवर्नमेंट कैसे चेक करेगी, उन्हें रिकॉर्ड्स का कैसे पता लगेगा। सो हेयर इज योर आंसर, ठीक है। सो कैसे पता लगेगा? So every registered person is required to keep and maintain all records at his principal place of business. So firstly, I just want to know what is principal place of business and what is place of business. Both are different, both are same, or कुछ भी जो भी, if you know, just tell me first of all. Registered office, principal place of businesses. आप लोगों ने definitions नहीं read किए, I think so, and I'm sure. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस दिया जाता है या प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस दिया जाता है? राइट, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट एक्सप्लेन लिटिल बिट। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर दिखाया जाता है। एक प्लेस ऑफ बिजनेस होता है व्हेन वी डू रजिस्ट्रेशन, तो बोथ वी नीड टू मेंशन कि वी हैव, वन इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड सेकंड वन इज प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, देयर यू नीड टू कीप योर रिकॉर्ड, देयर यू हैव टू मेंशन योर साइन बोर्ड, देयर यू हैव टू कीप योर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जनरली जहाँ बिजनेस कैरी किया जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं। तो जस्ट एक बार रिमेम्बर कर लो, क्योंकि देयर आर 4-5 कैटेगरी ऑफ ये जो प्लेस के बारे में, जैसे कि वन इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, सेकंड वन इज प्लेस ऑफ बिजनेस, थर्ड वन इज फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, देन एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, है ना, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, एड्रेस ऑन डिलीवरी करके ऐसे 4-5 टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी। सो इट्स बेटर कि यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टर्म्स, है ना। राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है, दैट यू हैव, द रजिस्टर पर्सन हैज टू कीप एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एंड व्हाट रिकॉर्ड्स दे नीड टू मेंटेन, ठीक है। तो प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स दे नीड टू मेंटेन, क्योंकि पीपल, अभी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी मैम हाउ गवर्नमेंट विल गेट टू नो कि हमने कितना प्रोड्यूस किया है, कैसे चेक होगा? तो वो ऐसे चेक होगा, क्योंकि दे विल चेक योर प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, योर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, योर इनवर्ड डिटेल्स, योर आउटवर्ड डिटेल्स, स्टॉक ऑफ गुड्स दे विल चेक, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया उसके डॉक्यूमेंट्स दे विल चेक, आपके आउटपुट टैक्स पेबल की जो पेमेंट्स आपने की हैं वो सारा चेक करेंगे। तो यू हैव टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स एट योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसको अगर इफ यू वांट टू नो इन elaborate form, so you have to approach your rule number 56, ठीक है। तो एक्ट के अंदर वो सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, रूल के अंदर दे हैव मेंशन द डिटेल कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मेंटेन करने हैं। लाइक जैसे कि इफ आई हैव एग्जांपल, आई हैव अ क्वेश्चन कि लाइक आई हैव लॉस्ट द गुड्स, है ना, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और थेफ्ट हो गया मेरे गोडाउन में या फायर हो गया, so do I need to maintain the records of those goods also? Yes or no? Yes, yes, ठीक है। तो yes, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है दैट आई विल गेट इट फ्रॉम रूल्स, ठीक है। तो रूल्स के अंदर उन्होंने डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ होता है। तो ऑल टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स व्हिच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस यू नीड टू मेंटेन एट योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन चेक सेक्शन 35 related to this. Yes, free sample B if you are distributing by way of gift you are giving to your clients, all records you need to just maintain, ठीक है। And who must maintain the accounts under GST? One is register person, ठीक है, and second, who is required to maintain accounts? The owner, operator of the warehouse or godown or any other place used for the storage of goods, ठीक है। चाहे पर्सन रजिस्टर्ड हो, एक तो रजिस्टर्ड पर्सन इज मैंडेटरी कि उसको तो मेंटेन करनी ही है, ठीक है। अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन,
ऑपरेटर एंड वेयर हाउस, जो गोडाउन के ओनर्स हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सप्लायर, ठीक है, एंड आई डोंट हैव इतना स्टोरेज फैसिलिटी, सो व्हाट आई डू कि मैं किसी वेयर हाउस या गोडाउन को अप्रोच करती हूँ कि आई विल कीप माई स्टॉक ओवर हियर। तो इस केस के अंदर क्या होता है, जैसे कि आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ Amazon। आई एम अ सप्लायर, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, गुड्स परचेज करके मैं वेयर हाउस पे रख देती हूँ। वेन एवर आई रिसीव दी ऑर्डर, आई जस्ट यूज टू डिस्पैच इट फ्रॉम वेयर हाउस, ठीक है, मैं रेंट पे कर रखा है। तो उस केस के अंदर क्या है, जो वेयर हाउस का ओनर है, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन दी रिकॉर्ड्स। कैसे मेंटेन करना है उसको, कैसे मेंटेन करना है, ये सब उसको रूल्स में आपको देखने को मिलेगा, रूल नंबर 58 के अंदर, ठीक है। तो किस तरीके से जो वेयर हाउस का और गोडाउन का ओनर है या ट्रांसपोर्टर है, उनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, जो भी उनके वहां पे गुड्स स्टोर कर रहे हैं या उनके थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। नेम वाइज आपको मेंशन करना है, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग जो ये ओनर है वेयर हाउस का, ट्रांसपोर्टर, दे हैव टू मेंटेन, ठीक है। Now, इसके अंदर एक ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। एवरी रजिस्टर पर्सन whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit of rupees 2 crore will get his account audited by the chartered accountant or by the cost accountant। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है, एक चीज इसके अंदर जो हिडन है वो ये है कि ये जो पर्सन है, जो थर्ड लाइन मैंने भी आपसे डिस्कस की 2 करोड़ वाली, ये आपका ऑडिट के अंदर भी फॉल करता है, ठीक है। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ ऑडिट्स, अभी वी विल डिस्कस इट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम वहां पे भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये बोला कि जिस पर्सन का टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड हो रहा है, उसको भी अपने अकाउंट ऑडिट करवाने हैं। किससे करवाने हैं? बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड बाय द चार्टेड अकाउंटेंट, बोथ आर वैलिड। उनको सर्टिफाई करवाने हैं अपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और उनको वो जो अकाउंट्स है वो मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है। व्हेन दे विल फाइल द रिटर्न, एनुअल रिटर्न 9C, उसके साथ इनको ये सबमिट करने होते हैं, ठीक है। सो ये चीजें भी हमें पता लग गई है। अदर देन रजिस्टर पर्सन एंड ऑपरेटर एंड owner of the warehouse and godown, they need to maintain the record. The transporter agencies जो है, they need to maintain the records, and the person whose turnover exceeds 2 crore, they need to maintain their account records, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज कि फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि ई फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स चलेंगे? एनीवन वांट्स टू रिप्लाई? ये जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया ना, पॉइंट नंबर 3 2 करोड़ वाला, उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट है, सिर्फ और सिर्फ फॉर द ईयर 18 एंड 19 के लिए। तो आई डोंट थिंक सो ये आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आप देख सकते हैं। तो आप जो रिकॉर्ड्स है वो किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, तो बोथ फॉर्म्स आर वैलिड, वेदर इट इज ई फॉर्म और वेदर इट इज अ फिजिकल फॉर्म। क्योंकि पुराने सिस्टम के अंदर क्या होता था कि हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पे ज्यादा फोकस करते थे, तो हम ई डॉक्यूमेंट्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ऑडिटर भी जो होते थे वो उसको रिजेक्ट कर देते थे। बट अभी जो है, ई डॉक्यूमेंट्स भी आप दिखा सकते हैं एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी आप दिखा सकते हैं। अगर आप ऑडिटर को बोलते हैं ऑडिट करते वक्त कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है आई हैव केप्ट इन लैपटॉप और इन डेस्कटॉप, देन यू हैव टू अरेंज द पासवर्ड और लॉगिन आईडी वॉट एवर, है ना, उसको एक्सेस करने के लिए वो सब आपको उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। Now they have mentioned the consequences of not maintaining the proper records, तो पेनल्टीज लगाई जाएंगी। अच्छा, सबसे अच्छी चीज इसके अंदर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेंशन माय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, कि मेरे 2 जगह पे हैं, बट जो मेरे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, या जो मेरे गुड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैम जस्ट अ कंफर्मेशन, व्हाट, I'm not getting, ma'am. Just a confirmation is what regarding. You can keep records in a both manner, physical as well as. अच्छा, turnover is 2 crore, 5 crore for audit. Okay, this point ना, that is what I'd say कि ये जो 5 crore वाला लिमिट है, this is only for the financial year 18 and 19 के लिए, ठीक है। So they have amended it in 2020 में ही जो भी रूल्स आए थे उसके अंदर इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। सो ये बेसिकली क्या है कि इन फाइनेंशियल ईयर 18-19, इफ द टर्न ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सीड्स 5 करोड़ इंस्टेड ऑफ 2 करोड़, एक्सीड्स 5 करोड़, then they have to certify their records and they have to submit their records with 9C, ठीक है। तो 18-19 के लिए this is only 5 करोड़, otherwise it is 2 करोड़, ठीक है।
तो आई थिंक सो ये आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. दिस इज ओनली फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस. When we used to file the return, so we need to take the this threshold limit. So it's important for the consultants who used to practice in GST, है ना. But it's for your knowledge, it's good, है ना. Okay. तो कॉन्सिक्वेंसेज जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना आप. इसके अंदर पेनल्टी है इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग योर रिकॉर्ड्स. लाइक if you have cancelled the invoices, like say for example I have cancelled one invoice number is 10, ठीक है, and I have not maintained the record of that. And one in during audit, one auditor came here and he checked कि where is your invoice number 10. So he is eligible कि he can charge penalties and he can deal me under section 73 and 74, ठीक है. सो चाहे आपकी जो इनवॉइस है वो कैंसिल हो गई है, उसकी भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं. इनवॉइसेस तो यू हैव टू मेंटेन, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स यू हैव टू मेंटेन. यू हैव टू मेंटेन द जो गिफ्ट्स एंड सैंपल्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करे, एवरी रिकॉर्ड्स यू नीड टू मेंटेन, ठीक है. Now, this is section 36. That's it. तो section 35 and 36 both very easy. तो section 36 कहता है कि आपको कब तक अपने records maintain करके रखने हैं, है ना. So there are only 2 points. One is 72 months तक, and second is if you are going under any case law, ठीक है. चाहे आप किसी अथॉरिटी के अंडर चल रहे हैं या आप पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जब तक आपका वो केस का जजमेंट नहीं आ जाता है, जब तक आ गया है, आ भी गया है, आपका रिजल्ट आ गया है, उसके भी 1 साल के बाद तक आपको मेंटेन करके चलना है. दैट्स इट, ठीक है. लाइक जैसे आई हैव मेंशन, जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर ये वॉइस इज ब्रेकिंग 6 लॉ की लैंग्वेज ही ले लेती हूँ. 72 months. इट्स बेसिकली 72 months, है ना. तो बट मैं एक्चुअली कभी कभी भूल जाती हूँ 72 months क्या होता है, तो दैट इज व्हाई आई मेंशन 6 years ओवर हियर. ओके. तो ये है बेसिकली यहाँ पे दे हैव मेंशन ये. आप ये मेरा देख पा रहे हैं, पीडीएफ देख पा रहे हैं. कैन यू सी माय पीडीएफ? यस, है ना. राइट, ग्रेट. ये हो गया दिस वन. सो हियर हियर ठीक है, दैट हाईलाइटेड वन. 72 months तक यू हैव टू मेंटेन योर रिकॉर्ड्स, ठीक है. 6 year वो मैंने अपने लिए मेंशन किया हुआ था. तो अगर आपसे क्वेश्चन में दे विल आस्क कि 72 months और वट एवर इन ईयर्स में भी दे आर आस्किंग, तो यू हैव टू जस्ट रिप्लाई इन 72 months, ठीक है. सो अब आपको ये 72 months कब से मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि आई जस्ट आस्क कि अभी 1920 चल रहा है, तो 1920 के रिकॉर्ड्स मुझे नेक्स्ट 6 मंथ तक मेंटेन करके चलना है, तो आप बोलेंगे कि 2021 से लेके आगे के नेक्स्ट 6 years तक, तो नो. आंसर इज नो. तो आपका आंसर कब से कैलकुलेट किया जाएगा 72 months? From the due date of furnishing of annual return or the year pertaining to such accounts and records. That's mean 2018-19 जब मेरा डन हो जाता है, उसकी जब मैं रिटर्न फाइल करती हूँ दिसंबर 2020 में, उसके बाद से मेरा 6 year जो 72 months है वो कैलकुलेट किया जाएगा. तो here they can ask you one MCQs and they can ask you one MCQs and practical question also, ठीक है. एंड दिस वन, अगर आप पे कोई प्रोसीडिंग चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसके लिए आपको बताया कि आपको उसके जजमेंट आने के बाद भी 1 साल तक आपको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलना है. दैट्स इट, ठीक है. तो ये रूल्स हैं जहाँ पे उन्होंने डिटेल के अंदर डिस्कशन किया हुआ है कि आपको क्या क्या मेंटेन करना है. लाइक जैसे कि बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, रिसीट्स हो गए, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, एवरीथिंग दे नीड टू मेंटेन.
है, दैट्स इट. नेक्स्ट इज जीएसटी ऑडिट बाय प्रोफेशनल एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ये हम ले लेते हैं ऊपर. तो यहाँ पे जो ऑडिट है उसके अंदर क्या होता है कि वी हैव थ्री टाइप ऑफ ऑडिट. ठीक है. वन इज अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5, जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 2 करोड़ वाला पॉइंट था, वो भी ऑडिट है. दूसरा है सेक्शन 65 एंड सेक्शन 66. सेक्शन 65 डील्स विद द डिपार्टमेंटल ऑडिट. उसका रूल भी आई हैव मेंशन 101. फिर है सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट अंडर रूल 102. ठीक है. तो जस्ट हमें ये गो थ्रू करना है और इट्स वेरी सिंपल. यहाँ पे आपको ज्यादा लर्न भी नहीं करना है. तो ऑडिट की जो डेफिनेशन है एक बार वो आप चेक कर लेना क्या होती है, बट स्टिल एक बार मैं आपसे ऐसे डिस्कस कर लेती हूँ. वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर टॉपिक. Audit under GST is the process of examination of records, returns and other documents maintained by the taxable person. ठीक है. तो जो एग्जामिनेशन करता है वो कौन इन जीएसटी हु कैन एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन और अ टैक्सेबल पर्सन. एनीवन वांट्स टू रिप्लाई? डोंट टेल मी ऑडिटर, उसके सिवा बताइएगा. ठीक है. आई हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन. Who can examine the records of taxable person in GST? A CMA, CMA, right? Or one more answer? Yes, yes, yes. ठीक है. CMA, CMA is okay. Yes, commissioner. ठीक है. तो अब they have, इसको हम इतना सिंपल मैनर में पढ़ेंगे सो दैट यू विल रिमेम्बर कि सेक्शन 35 का जो ऑडिट है वो कौन करता है, सेक्शन 65 का ऑडिट कौन करता है और सेक्शन 66 का कौन करता है. ठीक है. राइट. वेरी नाइस. कमिश्नर, टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल. वेरी नाइस. ठीक है. तो हमें क्यों करना है एग्जामिन? इफ आई फाउंड कि मेरे आईटीसी में कुछ प्रॉब्लम, जो सप्लायर ने डिटेल्स फर्निश की हैं, जो रिटर्न्स फाइल करते वक्त उसने आईटीसी बताया है, आई फाउंड कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है. सो जो जीएसटी काउंसिल है या जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उस केस के अंदर वो ऑडिट करने के लिए बोल सकता है. रिफंड से रिलेटेड मुझे कुछ इशू लग रहे हैं डिपार्टमेंट को, तब वो आपका ऑडिट कर सकता है. आपने टर्नओवर जहां पे भी आई से कि जीएसटी डिपार्टमेंट को लगता है कि फिनेंशियल लॉस हो रहा है, उनके टैक्स रेवेन्यूज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे ऑडिट बन जाता है. तो जस्ट आपको ये तीन चीजें याद रखनी है और इसके सिवा अलोंग विद दिस यू हैव टू रिमेम्बर द टाइम लिमिट्स. दैट्स इट. आपका जो पूरा ऑडिट है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ऑडिट. वन इज सेक्शन 35 सबसेक्शन 5. ठीक है. एक. सेकंड, हु कौन करता है? बाय अ टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन इटसेल्फ. ठीक है. तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 5, who can be done this audit? This audit can be done by the taxable person or a registered person by himself. इसके अंदर वो बेसिकली क्या करता है, अगर उसका टर्नओवर जो है साल का, फाइनेंशियल ईयर का एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीस, तो इट्स मैंडेटरी टू गेट his account audited by the CMA or by a chartered accountant. ठीक है. and he will submit that certification report or the certification document, reconciliation statement along with the annual return of 9C. ठीक है. दैट्स इट. बस ये इसका रिटर्न था कंप्लीट. सेक्शन 66, सेक्शन 60 सॉरी सेक्शन 65 जो है ये किया जाता है बाय टैक्स अथॉरिटी. दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल ऑडिट. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, जो टैक्स अथॉरिटी खुद से इन्वॉल्व होके करती है, इसको भी हम देख लेते हैं. सेक्शन 66 है स्पेशल ऑडिट है, बाय सीएमए और सीए किया जाता है, जो कि नॉमिनेट करता है कमिश्नर. ठीक है. तो सेक्शन 65 जो है बाय टैक्स अथॉरिटीज किया जाता है, असेसिंग ऑफिसर एंड ऑल. सेक्शन 66 है जो कमिश्नर है जीएसटी डिपार्टमेंट का, वो किसी को नॉमिनेट करते हैं सीएमए और सीए को टू कंडक्ट द ऑडिट. दैट्स इट. इसके अंदर ये पीपीटी आई विल शेयर विद यू. ठीक है. तो थोड़ा सा डिटेल के अंदर है.
तो यहाँ पे उन्होंने दे हैव, अगर आप लॉ की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो दे हैव मेंशन लाइक दिस की सेक्शन 44 का दे हैव डिस्कस, फ्यू रूल्स दे हैव डिस्कस, so I have elaborate over here each and everything, ठीक है, तो दैट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू। तो प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है, दैट इज 2 करोड़, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दैट ऑलरेडी आई हैव मेंशन ओवर, यू कैन जस्ट गो थ्रू विद इट। तो दिस पॉइंट ये 18-19 के लिए दैट ऑलरेडी आई वी हैव डिस्कस्ड। एनुअल रिटर्न इज ओके, ठीक है। ओके, एक बार ये वाला पॉइंट हम देख लेते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये अमेंडमेंट की गई थी, इसके अंदर क्या अमेंडमेंट की गई है, amended the section 35 subsection 5 of the CGST Act 2017 has been amended wide notification number this, which states that any department of the central or the state government, local authority, which is subject to audited by the CAG, this is Comptroller Audit General or ऐसे करके है, need not get their account, their books of account audited by CA and CMA। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऐसे अथॉरिटीज जिनका ऑडिट, मैम डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 65 ऑडिट इज इम्पोर्टेंट, दैट ऑलरेडी आई हैव कंसिडर, दैट आई विल डिस्कस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक मिनट, आई जस्ट फॉरगॉट। हाँ, जो अथॉरिटीज का ऑडिट सीएजी के द्वारा किया जाता है, उनको अपने अकाउंट्स जो है वो ऑडिटेड कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एक इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया था।